नमस्कार। आज का विषय बहुत गंभीर है और वह है एजुकेशन इन वैदिक पीरियड या वैदिक काल में शिक्षा। वैदिक काल कहते ही ये बात समझ में आती है कि यह शिक्षा वेदों पर आधारित रही होगी और वेदों की शिक्षा वैदिक काल में मुख्य रूप से प्रदान की जाती थी। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद इनकी शिक्षा की व्यवस्था थी। पुराणों को भी पढ़ाया जाता था। इसके क्या अर्थ हैं, क्या निहितार्थ हैं, क्या आशय है वैदिक शिक्षा से, आइए इस पर विचार करते हैं। वैदिक शिक्षा से आशय यानी कि मीनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो मानव का सर्वांगीण विकास कर सके और वह जीवन का परम लक्ष्य धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त कर सके। इन अर्थों को समाहित करते हुए अल्तेकर महोदय कहते हैं कि एजुकेशन वाज रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड पावर विच ट्रांसफॉर्म्स एंड एनोबल्स आवर नेचर बाय द प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ आवर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पावर्स एंड फैकल्टीज। ये एस अल्तेकर महोदय ने एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जो कि 1973 में पब्लिश हुई, के पेज 8 पर लिखा है। यहाँ पर हम उनके ही ज़्यादा संदर्भ इस वजह से देंगे क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है वैदिक कालीन शिक्षा के ऊपर। इसका हिंदी आशय हुआ कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित और उत्कृष्ट बनाती है। आप देखिए स्वभाव में चेंज कैसा हो रहा है, उत्कृष्ट बनाने वाला हो रहा है। तो वैदिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि हमारे स्वभाव को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करती है। यह शिक्षा मूलतः वेदों पर आधारित थी और आध्यात्मिक अलख जगाने वाली थी, अर्थात अंतर ज्योति के जागरण व आध्यात्मिक पथ को आलोकित करने वाली थी। वेद में शिक्षा का प्रयोग विद्या, बोध, ज्ञान, विनय आदि के लिए किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानः मनुजस्य तृतीय नेत्रम, कि ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है। लेकिन सायण महोदय हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं, उन्होंने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका लिखी और उसके पृष्ठ 49 पर उन्होंने लिखा है कि जो स्वर, वर्ण, मात्रा आदि के उच्चारण प्रकार का उपदेश दे, शिक्षा दे, वही शिक्षा है। इस तरह से ये हमें पता चला कि वैदिक काल में वेद से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती थी, यानी आस्तिक शिक्षा का प्रावधान था। दूसरी बात कि वैदिक शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। वैदिक कालीन शिक्षा में मानव मूल्य उसे इहलौकिक और पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश देते थे, पर पारलौकिक अर्थात पराविद्या को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें कि हम रख सकते हैं इस वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में, उन पर हम विचार करते हैं। उसमें पहला बिंदु लेते हैं नैतिक उन्नयन, यानी मॉरल एलिवेशन। तो नैतिक शिक्षा की प्रगति के लिए उस काल में हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी कहानियां सुनाई जाती थीं और नैतिकता का उन्नयन करते हुए उसे ये बताया जाता है कि आप केवल शरीर नहीं, आप इससे अधिक हैं और आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। आपको याद होगा, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। इस तरह के भावों को विकसित करने का प्रयास किया जाता था और उसमें यह बोध जगाया जाता था कि वह केवल खुद के लिए नहीं है। और इस तरह से उसके नैतिक उत्थान के तमाम प्रयास किए जाते थे, तमाम एग्जाम्पल्स दिए जाते थे। खुद गुरु अपना उदाहरण रखता था कि उसमें कहीं भी कोई दाग नहीं है और इससे बच्चे का नैतिक उत्थान हुआ करता था। दूसरी बात जिस पर हम विचार करते हैं और वह है
चारित्रिक उत्थान, यानी उसके चरित्र की प्रगति। तो जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन पूर्वजों का नाम लेकर के उनके एग्जाम्पल सहित उनके कार्यों के साथ में बताया जाता था। इससे बच्चा उन जैसा बनने का प्रयास करता था और उसका चारित्रिक उत्थान होता था। हमारे जो विभिन्न आस्थाएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उन मूल्यों से परिचयीकरण कराया जाता था और इस परिचयीकरण के क्रम में यह बताया जाता था कि यह इस देश की सार्वकालिक मूल्य रहे हैं और इनको अक्षुण्ण बनाए रखना यह आपका कार्य है। और इसी वजह से यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई चारित्रिक रूप से भ्रष्ट है और ब्राह्मण है और बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, तो उसकी तुलना में वो ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ है जिसे केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान है। मनुस्मृति में ये बात आई है। और इस तरह से बहुत सारी बातें जो कि उसके चरित्र को उत्थित करने के लिए आवश्यक थी, उन सबका उसमें सम्मिलन किया जाता था। इन्हीं उद्देश्यों में, चारित्रिक विकास के उद्देश्य के साथ एक और उद्देश्य है आध्यात्मिक मानसिक उत्थान का उद्देश्य, यानी कि उसका मानस परिपक्व हो जाए, उसका मानस तैयार हो जाए। क्योंकि शिक्षा का परम उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है, तो ऐसी स्थिति में विद्या की सारी धाराएं, सारी शाखाएं, सारी दिशाएं उसी ओर ले जाती हैं, उसमें मुक्ति की ओर। और कहा जाता है सा विद्याया विमुक्तये। और ये सिद्धांत पूरी तरह से उसके मानस में बैठ जाता है और इसी वजह से आध्यात्मिक दिशा उसको मिलती है और उसका मानस उस आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर आदत हो जाता है। तो यह उस काल की शिक्षा का, उस वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। एक और उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास। आज की तरह से व्यक्तित्व नहीं कि बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए, बहुत कुछ हमने दिखावा कर लिया और दिखा करके तरह तरह के जो आधुनिक साधन है उनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को साज सज्जा से युक्त करके चले जाएं। नहीं, उस काल में उस व्यक्तित्व के विकास का मतलब था कि आप में मानवीय गुण कितने हैं, आपने क्या अध्ययन किया है, क्या पाया है, क्या दे सकते हो आप समाज को। तो जितने गुण आप में होंगे, उन गुणों के आधार पर आपके व्यक्तित्व का आकलन होगा, आपकी बाहरी वेशभूषा के आधार पर आपका आकलन नहीं होगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास। वह ओजस्वी हो जाए, वह ब्रह्मचर्य की रक्षा करे, तेज उसके चेहरे पर झलके और उसके द्वारा जो प्रेजेंटेशन हो वो बहुत प्रभावी हो। इसे सिखाने के प्रयास होते थे, प्रभावी वक्ता बनाने का प्रयास होता था, जानने वाले को और अधिक अच्छा वक्ता बनने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाया करती थी, क्योंकि उसने उसका अधिगम कर रखा है। और इस तरह से जब वह किसी सभा में बोलता था तब उसके व्यक्तित्व का आकलन होता था। विवेकानंद जी के बारे में आपने सुना होगा, शिकागो में उनके एक भाषण ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या व्यक्तित्व था। इस तरह के व्यक्तित्व का गठन उस वैदिक कालीन शिक्षा की उद्देश्यों में शामिल था। अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। आप समझिए, जब भी राष्ट्रीय बात की जाएगी तो वह व्यक्ति से तो बहुत बड़ी हो ही जाएगी, संपूर्ण राष्ट्र को समाहित करने वाली हो जाएगी। और इसलिए उसे यह बताया जाता था कि आप उच्छृंखल नहीं हो, आप केवल एक इकाई नहीं हो, आप केवल अलग नहीं हो, आपके ऊपर बहुत सारे ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इनके बारे में उनको बताया गया और इनको उतारते उतारते एक गंभीर, एक ओज, एक विशिष्ट शक्ति अपने आप बालक में समाहित हो जाती थी और वह राष्ट्र की संस्कृति को धरोहर के रूप में स्वीकार करता था। साथ साथ उसमें परिमार्जन सकारात्मक दिशा में करने का प्रयास करता था। अगर मान लीजिए वक्त की तब्दीलियों के साथ कोई चेंज आने वाला है तो उन चेंज को भी स्वीकार किया जाएगा और उस पर भी जो हमारे विवेचना विश्लेषण के उपरांत जो दिशाएं तय हुई हैं उन दिशाओं में कार्य किया जाएगा। और इसमें लगातार जो लोग गृहस्थ भी हो जाते थे वो भी स्वाध्याय करते रहते थे और परिमार्जन के लिए उत्सुक बने रहते थे। इससे समाज में वासीपन नहीं आता था, रूढ़ता नहीं आती थी और निरंतर नए परिवर्तन परिलक्षित होते थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार।
और जो मुख्य और परम उद्देश्य था वह था मोक्ष की प्राप्ति। आप ये समझिए सारे के सारे कष्ट जो हैं वो शरीर के रहने तक हैं, और जब तक ये आवागमन का बंधन बना रहता है। और जब हम इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं, शरीर जो आत्म है वह परमात्मा में विलीनीकरण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सारी दुखों का क्षय हो जाता है। इसलिए उस काल की शिक्षा का परम उद्देश्य रहा मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते थे, और शिक्षा में इस तरह के प्रावधान थे कि हम धीरे धीरे नैतिक उन्नयन, चारित्रिक विकास से होते हुए आध्यात्मिक मानसिक उत्थान करते हुए व्यक्तित्व को प्रबल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ चलें, और हम बढ़ते हुए उस स्थान तक पहुँचें जब तक कि हम इस शरीर को त्यागें, तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। और इन सारे के सारे जो उद्देश्य अभी आपको बताए थे, इन्हें शामिल करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में अल्तेकर महोदय ने शब्दों की माला में गूंथा है। किस तरह से गूंथा है रखता हूँ आपके सामने कि इन्फ्यूजन ऑफ ए स्पिरिट ऑफ पिटी एंड रिलीजियसनेस, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiency and preservation, and spread of national culture may be described as the chief aims and ideals of ancient Indian education. इन्होंने सारी चीज़ों को अपनी परिभाषा के शब्दों में गुम्फित कर दिया। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों व आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है: ईश्वर भक्ति की भावना का एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों को समझाना, सामाजिक कुशलता की उन्नति व संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। इन्होंने सारी बातों को अपनी परिभाषा में रख दिया, और यह इनकी उसी प्रसिद्ध पुस्तक का अंश है। आइए अब हम विचार करते हैं उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के समय का, वैदिक पीरियड का। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को समझने हेतु हम इसको इस प्रकार से विवेचित कर सकते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाओं का एक क्रम देने का प्रयास करते हैं। हालांकि वैदिक एजुकेशन एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बारे में बताने के लिए बहुत समय चाहिए। यहाँ पर 1 घंटे के आसपास से समेटने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, जो कि एक कठिन कार्य है। तो उसमें पहला जो उनकी शिक्षा व्यवस्था में पहला हिस्सा था, उसे हम कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार से क्या मतलब है कि अभी बच्चा गुरुकुल नहीं गया है, अभी उसका पहला संस्कार होने जा रहा है। उसे उस समय चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते थे, या चौल कर्म संस्कार भी कहते थे। और यह शिक्षा जो है घर पर ही होती थी, घर पर आकर के पुरोहित महोदय इसको शुरू करा दिया करते थे। और ये 5 वर्ष के बाद शुरू होती थी। अलग अलग वर्णों में 8, 11 और 12 साल के बच्चे को हम जो है घर पर ही इस शिक्षा को देते थे। इसको विद्यारंभ संस्कार कहते थे, और कुछ लोग उसे चूड़ा संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार या फिर चौल संस्कार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बिंदु उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार इसका मतलब होता है, उपनयन सेरेमनी, उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। यानी कि अब बच्चा घर से निकला, घर की शिक्षा उसकी माताओं ने, जो भी उसके यहाँ परिवार में सदस्य हैं, उन लोगों ने दे दी। इसका मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा देने में वो लोग दक्ष थे। ये स्तर था वहाँ पर कि प्रारंभिक जो मंत्र आदि हैं वो घर पर बताए जाएं, प्रारंभिक संस्कार घर पर दिए जाएं, माता के द्वारा दिए जाएं। इसका मतलब माताएं पढ़ी लिखी थीं। जो प्रारंभिक वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उस समय की बात है। तो उपनयन संस्कार में क्या है? उपनयन संस्कार को एक और नाम से जानते हैं मौजी बंधन संस्कार। मतलब उपनयन का मतलब गुरु के पास ले जाना। और जब वो गुरु के पास ले जाते थे तो गुरु का घर ही फिर उसका घर हो जाता था, और गुरुकुल में रहकर ही वह शिक्षा अर्जित किया करता था। और इस समय बच्चा द्विज हो जाता था, यानी उसका दूसरा जन्म हो जाता था। आप देखिए कि उस समय जो उपनयन संस्कार के समय ये कहा गया कि बच्चे का अब दूसरा जन्म हो गया, मतलब अब वो नए सिरे से पुनः सुगठित होगा। इसी बात को डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी एक बार कहा। उनसे पूछा गया कि शिक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट merely a means of earning a living, nor it is only a nursery of thought or a school of citizenship.
It is initiation a life of spirit, a training of soul in the pursuit of truth. It is a second birth. द्विज का मतलब ही होता है दो बार जन्म लेने वाला। जैसे हमारे दांत हैं, इनका दो बार जन्म होता है। जैसे पक्षी है, एक बार अंडे के रूप में एक बार पक्षी के रूप में जन्म लेता है, वह भी द्विज है। और द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। तो इस तरह से जब ये उपनयन संस्कार होता था तो इसके बाद वो द्विज हो जाता था। अब तीसरा बिंदु जो है वह इसमें हम लेते हैं पाठ्यक्रम। शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? पाठ्यक्रम में दो तरह की विद्याएं या दो तरह की शिक्षाएं शामिल थी। एक तो पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या का मतलब क्या है? आध्यात्मिक विद्या, जो उस समय प्रमुख विद्या के रूप में स्वीकार्य थी। उस विद्या और उससे जुड़े हुए तमाम पाठ्यक्रम, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो वेद हो, चाहे उस पर आधारित विभिन्न व्यवस्थाएं हों, ये सब कुछ उसमें शामिल था। चाहे वो नीति शास्त्र रहा हो, व्याकरण रहा हो, वह सारा का सारा पराविद्या अध्यात्म के शामिल था। और अपराविद्या वो लौकिक विद्याएं थीं और खास करके उत्तर वैदिक काल में जुड़ी थी। इसमें अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र वगैरह सब कुछ आ गया था, लेकिन ये जुड़ा बाद में था। पहले जो सबसे अधिक महत्व दिया गया था वह पराविद्या या आध्यात्मिक विद्या को ही दिया गया था। और ये जो विभाजन है ना, ये कठोपनिषद में उपलब्ध है। कठोपनिषद में बताया गया है कि पराविद्या और अपराविद्या के रूप में उसको विभक्त करके और वहां पर पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया। अब तीसरी बात हम लेते हैं कि शिक्षण विधि, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रही होगी। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में अगर हम सीधे सीधे सामान्य अर्थों में विचार भी करें तब भी हमको ये पता चलेगा कि उस समय क्या शिक्षण विधियां रही होंगी। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन यानी कि गुरुजी बैठ गए, उन्होंने जो कुछ भी बता दिया, विद्यार्थी ने उनको सुना, उसका मनन किया और उसको बार बार अपनी स्मृति में, अपने जेहन में लेकर के आए और इस तरह से उसका कंठस्थीकरण किया। तो यह विधि मुख्य रूप से शामिल थी उस समय की शिक्षण विधियों में। और आप ये समझिए कि हजारों वर्ष तक ट्रांसफर ऐसे ही होता रहा, एक कंठ से दूसरे कंठ तक। ये बड़ी कठिन यात्रा रही होगी। आज कल्पना करने पर भी हम सोचते हैं कैसे इतने सारे ज्ञान को समाहित किया गया और कितनी तरह ट्रांसफर किया गया। और उसके लिए विधियां यही रही, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब हम विचार करते हैं शिक्षण की अवधि पर। आज जैसे मान लीजिए पहले से 12वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, उसके बाद डिग्री में शामिल होते हैं, डिग्री पे जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो उस समय भी एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। जो लोग 2 वेद का अध्ययन करना चाहते थे वो लोग 24 वर्ष तक पढ़े। जो लोग 3 वेद का अध्ययन करना चाहते थे इसी तरह से 12-12 वर्ष के हिसाब से पढ़े। 12, 24, 36, 48 वर्ष जो है वो अध्ययन करें। लेकिन जो लोग केवल साहित्य, संगीत, नृत्य आदि कला का अध्ययन करना चाहते हैं वो लोग साहित्य के विद्यार्थी के लिए 10 साल की व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप पारंगत होते जाते हैं एक वेद में, तो एक वेद पर 12 वर्ष का समय आपको खत्म करना होगा। तो एक वेद आप खत्म करोगे, स्नातक कहलाओगे। 2 वेद की पढ़ाई करोगे आप तो वसु कहलाएंगे। 3 वेदों का अध्ययन करेंगे, रुद्र कहलाएंगे। 4 वेदों का अध्ययन करेंगे तो आदित्य कहलाएंगे। तो आदित्य तक बनने के लिए आपको 48 वर्ष उस अध्ययन पर देने होंगे। तो ये जो शिक्षण अवधि थी वह इस हिसाब से थी। अगर मान लीजिए आप एक वेद का अध्ययन करने के बाद हटना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक वेद के लिए 12 वर्ष। अब संस्थान का अध्ययन समय बड़े व्यवहारिक रूप से हम देखें तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त तो जो था वो तो उनका तय था, इसलिए कि वो स्वाध्याय करेंगे, रटेंगे, कल वाली व्यवस्था को दोहराएंगे जो पहले पढ़ाया जा चुका है। तो अब क्या रहा होगा, ये हम जब विचार करते हैं तो हमें लगता है कि 7 से 11 बजे तक सुबह पढ़ाया जाता रहा होगा। फिर भोजन वोजन इन सब की व्यवस्था के उपरांत फिर 2 बजे से जब तक कि सूर्य की रोशनी रहे, जब तक पढ़ने लायक स्थितियां रहें तब तक पढ़ाया जाता होगा। तो ये 5-6 बजे तक, 2 बजे से 5-6 बजे तक पढ़ाई चलती होगी और यह शिक्षण अवधि रही होगी। अब अगला बिंदु, संस्थान का अध्ययन समय पर हमने अभी विचार विमर्श किया कि ये 7 से 11 सुबह, 2 से 6 उसके बाद, और जो स्वाध्याय के लिए तो ब्रह्मोत्सव दी बेस्ट है। अब अवकाश व शिक्षण सत्र,
शिक्षण सत्र जिस तरह से आज चलते हैं और कई जगह लेट चलते हैं, कई जगह अलग अलग चलते हैं, वहां पर उस समय तो सब कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। और ये देखा जाता था मान लीजिए बहुत अधिक वर्षा हो रही तो पढ़ाई कैसे होगी। तो जब वर्षा समाप्त होने को होती थी तब से उसकी शुरुआत की जाती थी और इसकी जो सत्र का प्रारंभ होता था वह श्रावण पूर्णिमा से होता था और एक समारोह होता था जिसे हम उपाकर्म समारोह कहते थे। तो उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और इसका समापन जो है वो पौष मास की पूर्णिमा पर होता था और इसे हम छंद साम उत्सर्जनम नामक एक समारोह से इसकी हम समाप्ति किया करते थे। तो लगभग जब प्रारंभिक वैदिक पीरियड था तो 6 मास का हुआ करता था ये, और बाद में जब बहुत सारे विषय बढ़ते चले गए तब यह बढ़ा करके पूरे 7 यानी 12 महीने जो है पढ़ाई होने लगी। तो ये अवकाश व शिक्षण सत्र के संबंध में धारणा है। अब नेक्स्ट बिंदु के रूप में शिक्षण शुल्क व आर्थिक व्यवस्था। उस समय आज की तरह से फीस थी नहीं कि आप सारी फीस पहले रख जाइए। गुरुकुल जो है या जो गुरु हुआ करते थे वह बाद में भी गुरु दक्षिणा लेते थे। पूरा सब कुछ अध्ययन हो गया निःशुल्क, कभी कभी राज व्यवस्था की ओर से संपूर्ण व्यवस्था हो जाया करती थी। जो धनी मानी व्यक्ति थे वो उनकी व्यवस्था, आश्रमों की व्यवस्थाओं को चलाया करते थे। जो बच्चे पढ़ लिख करके जाया करते थे वो विभिन्न तरह के पशु वगैरह दान में दिया करते थे और वह भी उसके साधन हुआ करते थे। जो राजा थे वो ग्राम दे दिया करते थे कि भाई ये ग्राम जो है इस गुरुकुल को दे दिया गया, तो अब उस जो ग्राम की इनकम होगी वह इनकम उस गुरुकुल को मिलने लगती थी और उससे शिक्षा की व्यवस्था चलती थी। ऐसा नहीं था कि शिक्षण शुल्क के अभाव में कोई विद्यार्थी पढ़ने से रह जाए। अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो वो निश्चित रूप से पढ़ेगा। और गुरु पूरे समाज के लिए होता था और पूरा समाज गुरु को अस्तित्व को बनाए रखने और उसकी प्रगति के लिए कार्य करता था। इस तरह से मिलजुल करके संपूर्ण व्यवस्था जो है वैदिक काल की चल रही थी। अब बात आती है कि परीक्षा और उपाधियां किस तरह की थी। तो न तो आज की तरह से परीक्षा होती थी और न आज की तरह से कोई कागज का टुकड़ा दिया जाता था। उस समय जो परीक्षा होती थी वो पूरा अध्ययन होने के बाद उस विद्यार्थी को से प्रश्न पूछे जाते थे। एक तरह से वो शास्त्रार्थ की तरह से ही था और उसमें वो पारंगत हो जाता था। जब वो उसको पार कर लेता था तब गुरु उसे विभिन्न तरह से सुसज्जित करके और विद्वानों की सभा में ले जाता था। हाथी पर बैठकर भी जाते थे और रथ पर बैठ करके भी जाते थे और उसे एक विद्वान के रूप में उसका परिचयीकरण हुआ करता था। तो परीक्षा उसकी मौखिक रूप से प्रश्न पूछने के आधार पर हुआ करती थी। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि उपाधियां तो मिली करती थी। स्नातक हुई, रुद्र हुई, वसु हुई, आदित्य हुई। ये एक एक वेद के अध्ययन के बाद अलग अलग तरह की डिग्रीज की व्यवस्था थी। और सबसे अंत में जो संस्कार होता था जिसे कि आजकल कन्वोकेशनल एड्रेस कहते हैं, उस समय होता था समावर्तन संस्कार। और इस समावर्तन संस्कार में गुरु उपदेश देता था, मधुपर्क देता था, यज्ञ होता था, हवन होता था और उस समय उस बच्चे को विशेष रूप संदेश दिया जाता था कि अब आप तैयार हो गए हैं समाज की हितों की रक्षा करने के लिए और अब आप व्यावहारिक क्षेत्र में उतरेंगे। तो आप ये समझिए कि समावर्तन संस्कार के बाद विद्यार्थी पूरी तरह से समाज के लिए हो जाता था, खुद के लिए नहीं होता था। खुद के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए। और वो जो पहले कहा कि अयम निजः परो वेति, इस तरह से कोई भी क्षुद्र संस्कार नहीं, कोई भी छोटी बात नहीं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों व आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति की भावना का एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों को समझाना, सामाजिक कुशलता की उन्नति व संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। जो बात उन्होंने कही अल्तेकर महोदय ने, वो सारी की सारी बातें इसमें व्यावहारिक रूप में इसका पदार्पण हो जाया करता था। और इसके अलावा भी बहुत सारी शिक्षाओं की व्यवस्था थी जिन्हें हम विविध शिक्षा के एक अलग पॉइंट में उसका हम वर्णन कर लेते हैं। और किस किस तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो उस काल में सैन्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तीर चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना,
इनका निर्माण, इन सब पर भी काम होता था, क्योंकि आत्मरक्षा भी बहुत आवश्यक थी। साथ ही वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था थी, व्यावसायिक शिक्षा की, और जो उस क्षेत्र के प्रवीण लोग हुआ करते थे वो लोग खुद उसको दिया करते थे। उन घरों में, उन घरानों में उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी। एक और पुरोहितीय शिक्षा की व्यवस्था जो कर्मकांड पर आधारित थी, उस शिक्षा की व्यवस्था भी उस काल में की गई थी। और चूंकि उस काल में उस शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो इसके लिए जो पुरोहित तैयार करते थे वहां पर जाकर के बच्चे को रहना होता था, और बच्चा वहां पर जाकर के उस कर्मकांड को, उस विधि विधान को सीखा करता था। इसके अलावा महिला शिक्षा की व्यवस्था थी, स्त्री शिक्षा, यानी जो विभिन्न शिल्प हैं, जो विभिन्न गृह के से संबंधित कार्य हैं, जो महिला हेतु तो आवश्यक हैं, जो नृत्य है, जो संगीत है, इन सब की व्यवस्था भी थी। और ये घर पर ही सिखाए जाते थे, और जो लोग सीखने जाते थे वो उन घरों से संपर्क करके वहां पर सीखा करते थे। एक और व्यवस्था थी कला कौशल की शिक्षा की व्यवस्था। अगर मान लीजिए कोई स्वर्णकार है, वो प्रसिद्ध स्वर्णकार है, तो वहां पर जाकर के लोग ज्वेलरी वगैरह बनाना, उनका डिजाइन करना, ये सब कुछ सीखते थे। कोई और दूसरे शिल्प में निपुण है, मान लीजिए कोई मूर्तिकार है, तो लोग वहां पर जाकर के मूर्ति कला सीखते थे और मूर्ति बनाना सीखा करते थे। इस तरह से वहां पर जाकर के इन अलग अलग शिल्पों की हम जो है शिक्षा लिया करते थे, और ये सारे शिल्प उस काल में जिंदा थे और बड़े व्यावहारिक रूप में उपलब्ध थे। जो सीखना चाहता था वह इन सबको सीखता था। इस तरह से आयुर्वेद की शिक्षा, जो धन्वंतरी चरक से जो कुछ शुरू हुआ, वह सब कुछ बहुत लंबे काल तक चला और लोगों ने सीखा। लोगों को पता था कि कौन सी चीजें किस काम में आएंगी। आप ये समझिए कि जिस तरह से आज टांके लगते हैं ना, उस समय भी शल्य चिकित्सा और चरक संहिता, इन सब में इसका वर्णन है, और बहुत विशद वर्णन है। बहुत सारी औषधियां जो कि आज विलुप्त हो गई हैं और आज हमारे संज्ञान में नहीं है, उनका भी उस काल में वर्णन है। और केवल मानव की चिकित्सा की बात नहीं है, बल्कि पशु चिकित्सा की भी बात है, क्योंकि मानव उसको भी जीव मानता था और अब मानता था कि ये आवश्यक तत्व है, तो इनको भी कैसे जिंदा रखा जाए, इनकी कैसे सेवा शुश्रूषा की जाए। तो मानव की चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ पशु चिकित्सा व्यवस्था भी सिखाई जाती थी, और विभिन्न घरानों से लोग जाकर के मिलते थे, जुड़ते थे, और वहां पर जाकर के उस तरह की विद्या को सीखा करते थे। अब हम विचार करते हैं कि शिक्षण संस्थाओं के कौन कौन से रूप विद्यमान थे उस काल में। उस काल में तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आज हैं कि वो सरकारी है, वो गैर सरकारी है, वो सेल्फ फाइनेंस्ड है, ऐसे बहुत सारे रूप हैं। तो उस समय कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी वैदिक काल में? तो एक गुरुकुल से तो आप परिचित हो गए। गुरुकुल में विद्यार्थी जाया करते थे और वहां पर अध्ययन होता था, और वहां पर लकड़ी बीनने से लेकर के सारे कार्य, सारी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था आदि सभी की चर्चा हो गई है। तो गुरुकुल में शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी, और कुछ गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध थे। अगली बात थी ऋषि आश्रम में भी इसकी व्यवस्था थी। ऋषि आश्रम आपको याद होगा, कृष्ण का संदीपनी, जो गुरुजी थे, संदीपनी जी का आश्रम था। इस तरह से वाल्मीकि जी का आश्रम था, कण्व ऋषि का आश्रम था। तो ये सब क्या थे? ऋषि आश्रम थे। इनमें भी अध्ययन होता था। लवकुश वगैरह ने कहां पर अध्ययन किया है? जब आप इसको स्मरण करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये सारे लोग ऋषि आश्रम से पढ़े हुए थे। तो ऋषि आश्रम में इसकी व्यवस्था थी। एक और व्यवस्था थी, जिसे हम कहते हैं चरण। जो वेद की आकृतियां थीं, जो उसका ज्ञान था, उससे जुड़ी हुई विभिन्न शाखाएं निकली, और तत्संबंधी जो शाखाएं थी उन्हीं को हम कहते थे चरण। और चरण जैसे मान लीजिए कि ग्वाल शाखा, कृषि शाखा, तो ये जो है इनको हम चरण के रूप में मानते थे। अब हम विचार करते हैं परिषदों पर। एक और व्यवस्था थी परिषद। परिषद का मतलब क्या हो गया? कि ग्रुप है, काउंसिल। इसमें शामिल कौन कौन होता था? इसमें एक तरह से इसको हम कहेंगे विद्वानों की सभा। विद्वानों की सभा में वेद हमारे कितने थे? 4। तो 4 तो हो गए वेदों के ज्ञाता, और धर्मशास्त्र के विद्वान, 3 धर्मशास्त्र के विद्वान शामिल किए जाते थे। और इसके अलावा 3 जो थे वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ का एक प्रतिनिधि लिया जाता था। तो 4 3 7 3 10 हो गए। 10 लोगों का एक ग्रुप होता था।
है ना। तो ये क्या हो गई, ये परिषद हो गई। तो परिषद भी अध्ययन के केंद्र थे। और ये जो समाज की समस्याएं हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जो तात्कालिक समस्याएं उठ रही हैं, उन सभी समस्याओं के निदान के लिए अध्ययन, विश्लेषण, मनोनयन सब कुछ करते थे और निष्कर्ष निकाल करके देते थे। ये आज की शोध के परिणामों जैसा ही था। तो परिषद थे। इसके अलावा सम्मेलन के माध्यम से भी ज्ञान का प्रसार होता था। विभिन्न राजा जो है सम्मेलन कराया करते थे, शास्त्रार्थ कराया करते थे। जैसे आजकल आप सुनते हैं सेमिनार हो रही है, सिंपोजियम हो रहा है, और तमाम विधियां इसकी आज प्रचलित हैं। तो उस समय सम्मेलन हुआ करते थे। सम्मेलन के माध्यम से भी ज्ञान का प्रसार होता था और यह भी एक तरह की संस्था थी। और इसके अलावा एक और था परिव्राजक उपदेश। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, बहुत प्रभावी था। आज भी आप देखते हैं कि भाई उस वाले मंदिर पर वो संत आए हुए हैं, चलिए उनकी वाणी सुनने चलते हैं। तो उस समय घूम घूम करके शिक्षा देने वाले जो थे उन्हें हम परिव्राजक कहते थे, जो लोग भ्रमण करते रहते थे और ज्ञान का प्रसार करते रहते थे। तो परिव्राजक उपदेश जो है यह भी एक व्यवस्था थी और इस तरह से ज्ञान का प्रसार हो रहा था। बड़ी अच्छी तरीके से, व्यावहारिक रूप से ज्ञान का प्रसार उस समय हुआ और इसके कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्र अस्तित्व में आए, जिनका कि नाम बहुत दूर दूर तक फैला। तो मेजर एजुकेशनल सेंटर कौन कौन से थे, आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। ये जो वैदिक शिक्षा के केंद्र थे ये संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर लोकेटेड थे कि भाई कोचिंग करनी है तो कोटा, ऐसा नहीं। संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। दक्षिण भारत में मालखंड, तंजौर, कल्याणी, उत्तर भारत में मिथिला, कन्नौज, धार, तक्षशिला प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। कर्नाटक, कांची, काशी और नासिक में भी शिक्षण का कार्य होता था और यह उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हुए। तो अभी हमने बात कर ली उद्देश्य पर, शिक्षा व्यवस्था पर और जो विविध शिक्षाएं हैं उन पर बात कर ली, शिक्षा के केंद्रों पर बात कर ली, शिक्षालयों के विविध रूपों पर बात कर ली। अब हम करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन। और वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन करना हो, चाहे किसी भी चीज का मूल्यांकन करना हो, तो उसके गुण दोषों का विवेचन बहुत आवश्यक होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन से गुण हैं और कौन से दोष हैं। तो आइए पहले विचार करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के गुणों पर, वर्चूज ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। और इसमें पहला है नागरिकता के उच्च गुणों का समावेशन। जो सबसे पहले हमने उद्देश्यों में बात की कि हमने उसे खुद के लिए बनाया ही नहीं। हमने कह दिया कि नियतम कुरु कर्म तो कर्म ज्यायो है कर्मण, शरीर यात्रा पिचा तेन प्रसिद्धित कर्मणा। हमने ये कहा कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चरिता न तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी की सारी बातें वही थी जो कि उसमें अच्छे नागरिक बनने के गुण का समावेश कर रही थी, उसे कर्म की ओर प्रेरित कर रही थी, उसे एक ऐसी दिशा दे रही थी जिस दिशा की आवश्यकता है समाज के लिए और अनंत काल तक रहेगी। तो वैदिक कालीन शिक्षा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, नागरिकता के उच्च गुणों का समावेशन करके इंक्लूजन ऑफ हाई क्वालिटीज ऑफ सिटीजनशिप के जो गुण उस काल में भरे गए और जो आदर्श रखे गए गुरुओं के द्वारा, वैसे बाद में दिखाई नहीं पड़े। दूसरा बिंदु लें, इससे पहले ध्यान आ रहे हैं अल्तेकर महोदय के कुछ शब्द। द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इन्फ्यूजिंग ए सेंस ऑफ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑल्सो रिमार्केबल। अल्तेकर महोदय ने कहा, इसका हिंदी आशय है कि नागरिक उत्तरदायित्व की भावना अनुप्राणित करने में शिक्षा प्रणाली की सफलता भी अनूठी थी। नागरिक उत्तरदायित्व की भावना, आज की तरह से नहीं कि केवल हम जो है अधिकार और कर्तव्य में अधिकार याद रह जाएं और कर्तव्य भूल जाएं। उस काल में ऐसे उच्च गुणों का समावेशन रहता था कि सब अपने कर्तव्य याद रखते थे। और यहां तक कि श्री कृष्ण को खुद कहना पड़ा, जिसको मैंने अभी रखा था, कि नियतम कुरु कर्म तो कर्म ज्यायो है कर्मणा, शरीर यात्रा पिछा तेन प्रसिद्धित कर्मणा। दूसरी बात, आध्यात्मिकता को प्रश्रय। सब कुछ धर्म ही था,
शरीर को इस बंधन से मुक्त करना था। सा विद्याया विमुक्ति के उद्घोष हो रहे थे, मुक्ति के लिए सारा का सारा कार्य हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिकता को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता था, और आध्यात्मिकता का जो अवलंब उस काल में मिला उसने हमें बड़ा मजबूत बनाया मानसिक रूप से। उसने हमारे चारित्रिक उत्थान के लिए बहुत बड़े योगदान किया, और हमें अपने मानस में ही वह आलंब मिल गया, वह सबल सहायक मिल गया, जिसकी वजह से हमारे चरित्र का सुगठन हो सका, जिसकी वजह से हम विशिष्ट रूप से स्थापित हो सके, जिसकी वजह से भारत एक ऐसा देश बन गया जिसमें बहुत दूर दूर से आकर के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने लगे। तो आध्यात्मिकता को प्रश्रय देना इसकी एक खूबी, इसकी एक क्वालिटी, इसका एक गुण कहलाएगा। अगला बिंदु लेते हैं चारित्रिक सुगठन, कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड। याज्ञवल्क्य के शब्द कीमती हैं कि उस समय की शिक्षा की व्यवस्था में भी चरित्र की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और इधर अल्तेकर महोदय ने भी कहा कि देयर इज नो एक्सप्रेशन एंड दैट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री हैड सक्सीडेड रिमार्केबली इन इट्स आइडियाज ऑफ रेजिंग द नेशनल कैरेक्टर टू ए हाई लेवल। अर्थात इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश की शिक्षा प्रणाली उच्च स्तर के राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान के अपने आदर्श में सफल रही थी, और हमें आज भी इसके पोषण की आवश्यकता महसूस होती है कि आज भी हम चारित्रिक रूप से सशक्त विद्यार्थियों को बना सकें। अगला बिंदु है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास पर भी हमने उद्देश्यों में चर्चा की थी। केवल बाहरी दिखावट से नहीं बल्कि आंतरिक सशक्तिकरण की बात थी, विचारों के उच्चीकरण की बात थी, दूसरों के प्रति समर्पण की भाव थी, क्षेत्रों को संकुचित करने की जगह विशिष्ट दायरे की बात थी, विस्तृत दृष्टिकोण की बात थी। यह सारा का सारा शामिल था व्यक्तित्व में। अगर उसमें इस तरह के गुण हैं, जब वह केवल अपनी नहीं सोचता, गली मोहल्ले समाज और पूरे देश की सोचता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही उन्नत है। अब हम विचार करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जो कि आज बहुत कुछ क्षीण हो गया है, और वह है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध इतने मधुर, इतने उच्च स्तर के इसके बाद देखने को नहीं मिले। वो पंक्तियां, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप समझिए सब कुछ गुरु को ही स्वीकार किया गया, और उसी से ही तो प्रभावित होकर के कबीर दास जी तक ने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा बहुत अधिक थी, और गुरु और शिष्य संबंध स्नेह पगे थे। गुरु और शिष्य संबंध कभी न टूटने वाले थे। गुरु हमेशा उसे पुत्रवत मानता था, और वह गुरु के रूप में हमेशा उन्हें आदर दिया करता था विद्यार्थी। तो गुरु शिष्य संबंध उस काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगली बात कि गुरु शिष्य संबंध के साथ क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ तैयार करने में भी उस काल की शिक्षा का कोई सानी नहीं। वैदिक काल में आप समझिए कि कोई है, आप नल नील के बारे में सुना, बहुत सारे वैचारिक, बहुत सारे पौराणिक व्यक्तियों के बारे में जाना कि वह उस क्षेत्र में विशेष थे। शल्य चिकित्सा के लिए इनका नाम आता है, इंजीनियरिंग के लिए इसका नाम आता है, इस कार्य के लिए इसका नाम आता है। तो उसका मतलब क्या था कि सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग एक्सपर्ट्स। अल्तेकर महोदय ने कहा द एजुकेशनल सिस्टम डिड नॉट एम टू एक्ट इम्पार्टिंग ए जनरल नॉलेज ऑफ ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इट्स आइडियल वाज टू ट्रेन एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट ब्रांचेज। अर्थात अनेक विषयों का सामान्य ज्ञान देने के कार्य का लक्ष्य इस शिक्षा प्रणाली का नहीं था। इसका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ तैयार करना था। तो हम इसमें सफल भी रहे, हमने विशेषज्ञ तैयार भी किए, और आज फिर हिंदुस्तान को उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, जो वैदिक काल की शिक्षा का एक गुण था। तो हम अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अगले गुण की ओर बढ़ते हैं कि साहित्य
व संस्कृति के संरक्षण व प्रसार में सफल। सक्सेसफुल इन द प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। ये बहुत, हमने धरोहर को बनाए तो रखा, बचाए तो रखा, लेकिन साथ साथ उसमें हमने परिमार्जन भी किए। और आप ये समझिए कि जब पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वो स्टेगनेंट वाटर यानी कि सड़न पैदा हो जाती है उस जल में, और अगर वह लगातार बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है नदी की तरह से, तो वो पवित्र बना रहता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी जो व्यवस्था थी, हमारी जो साहित्य और संस्कृति थी, उसका संरक्षण भी किया और उसको जन जन तक पहुंचाया भी, प्रसार भी किया। और ये उस काल की शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण कहलाएगा, वरना आज इसके बारे में जानने वाला कोई नहीं होता। और इसीलिए जो एंशिएंट इंडिया बुक थी उसमें लिखा था अल्तेकर महोदय ने कि द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन एमिनेंटली सक्सेसफुल इन इट्स एम ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज। अर्थात प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के अपने उद्देश्य में विशेष सफल रही। आप समझिए, उन्होंने केवल ये नहीं लिखा कि सफल रही, वो कहते हैं कि विशेष सफल रही। तो इस तरह से साहित्य व संस्कृति का संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण वैदिक कालीन शिक्षा का कहलाएगा। अब जहाँ गुण हैं वहाँ कुछ सीमाएं भी हैं। आइए अब हम विचार कर लेते हैं सीमाओं पर। दिन है तो रात भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है। तो कौन कौन सी सीमाएं हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं। तो उसमें पहला लेते हैं धर्म पर अधिक बल, मोर एम्फेसिस ऑन रिलीजन। विचारकों ने ये लिखा कि धर्म पर इतना अधिक बल दिया कि ये लगने लगा कि पूरी शिक्षा जो है परलोक के लिए ही है, यहाँ के लिए नहीं। तो धर्म पर अधिक बल देना इस व्यवस्था की सीमा कहलाई जा सकती है, कमी कही जा सकती है। दूसरी बात, लौकिक विज्ञानों की उपेक्षा। जो भौतिक विज्ञान है, जो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जैसे विषय हैं, इनकी जगह आध्यात्मिक विषयों पर, नैतिकता पर, पुराणों पर, वेदों पर और आध्यात्मिक विश्लेषण पर, उपनिषदों पर, इन पर बहुत अधिक बल रहा और लौकिक विज्ञानों की उपेक्षा रही। ये जो है एक कमी कही जा सकती है कि नेग्लेक्ट ऑफ कॉस्मिक साइंसेस। अल्तेकर महोदय ने इसके बारे में भी लिखा। वो कहते हैं कि सेक्युलर साइंसेस लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी डिड नॉट रिसीव एज मच अटेंशन एज द थियोलॉजी, फिलोसफी, रिचुअलिज्म एंड सेक्रेड लॉ। तो कह रहे हैं कि इन्हें उसके बराबर जो है ध्यान नहीं मिल पाया। इसका अर्थ ये हुआ, हिंदी आशय हुआ, कि लौकिक विज्ञानों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, गणित और ज्योतिष इतना ध्यान नहीं पा सके थे जितना धर्मशास्त्र, दर्शन, कर्मकांडवाद और पवित्र कानून। तो ये भी इसकी एक कमी कहलाएगी। अगला बिंदु कमियों के रूप में लेते हैं कि साधारण जनता की प्रगति में असमर्थ, इनकेपेबल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द जनरल पब्लिक। यानी कि सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये लग रहा था कि ये कुछ विशेष लोगों के लिए है। एक तो उसकी भाषा जो संस्कृत थी वो सबकी समझ से, सबकी पकड़ से बाहर थी, क्योंकि सब तक शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया था। एक और बात थी कि उसमें इतने अधिक कर्मकांड थे और इस तरह के थे, जैसे आजकल कहा जाता है ना व्हाइट कॉलर जॉब, तो उनके लिए तो हो गई व्यवस्था, लेकिन जो सामान्य जनमानस है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई। और वो लोग जो हस्तकार्य करते थे वो तुलनात्मक रूप से हेय दृष्टिकोण से देखे जाने लगे। तो ये साधारण जनता की प्रगति में असमर्थ रहा, ये इस काल की कमी कही जा सकती है। एक और बात, लोक भाषाओं के प्रति उदासीन, इनडिफरेंट टू फोक लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात नहीं हुई और सब कुछ संस्कृत में रहा, क्योंकि अभी हम स्थापित ही कर रहे थे और लोकल लैंग्वेज में उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। अल्तेकर महोदय ने इसके बारे में भी कहा। वो क्या कहते हैं कि हिंदू एजुकेशन सिस्टम वाज अनेबल टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ द मासेस, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ऑन संस्कृत एंड द नेग्लेक्ट ऑफ वर्नाकुलर्स। तो जो लोक भाषाएं थी, अगर उसमें किसी ज्ञान को दिया जाता तो ज़्यादा विस्तार हो पाता। जो कुछ इन्होंने आंग्ल भाषा में कहा उसको
हिंदी आशय के रूप में ऐसे समझा जा सकता है कि संभवतः हिंदू शिक्षा प्रणाली जनसाधारण की शिक्षा उन्नति करने में असमर्थ रही, क्योंकि इसका लोक भाषाओं की अपेक्षा और संस्कृति भाषा पर ध्यान केंद्रित था। तो केवल संस्कृत पर ध्यान केंद्रित रह जाना, इसको सीमित कर देना था। और अगर ये लोक भाषाओं पर ही हो जाता, जैसे कि बाद में बुद्ध जी ने कहा कि भाई ज्ञान तो वही दो जो मेरा देना है, लेकिन पाली नहीं, आप जो वहां की भाषा है उसमें दे दो, तो यहाँ पर भी जो है लोक भाषाओं की उपेक्षा हो जाना, ये एक कमी इसकी कहलाई जा सकती है। एक और बात, नारी शिक्षा की अवहेलना, डिसरिगार्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन। नारी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ही लोग हैं जिनका हम नाम बार बार गिनाते हैं, बहुत कम। और जो बहुत सारी शिक्षा की व्यवस्था थी वो तो घर पर ही थी, तो नारी शिक्षा के साथ न्याय नहीं हो पाया। और इन अल्तेकर महोदय ने ही एक बार कहा था कि ऐसा लगता है कि वैदिक शिक्षा तो भारत के लालों के लिए है, ललनाओं के लिए नहीं। एक और बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम कमियों में रख सकते हैं, और वह है शूद्र शिक्षा की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ शूद्र एजुकेशन। यानी कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो रही थी। जब तक वर्ण व्यवस्था रही तब तक तो ठीक रहा कि क्षति से रक्षा करने वाला है क्षत्रिय होगा, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला है ब्राह्मण होगा, विनिमय करने वाला है वणिक होगा, इन सब की सेवा करने वाला शूद्र होगा। लेकिन नहीं, बाद में क्या हुआ कि ये वर्ण व्यवस्था टूटी और जाति व्यवस्था शुरू हो गई, और इस व्यवस्था से ही सब कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई। तो शूद्र शिक्षा की उपेक्षा का एक दोष भी इसके ऊपर लगता है। एक बहुत ही विशिष्ट विद्वान है एफिकेई महोदय, वो इसके बारे में कहते हैं कि द ब्राह्मणिक एजुकेशनल सिस्टम बिकॉम स्टीरियोटाइप्ड एंड फॉर्मल एंड अनेबल टू द नीड्स ऑफ ए प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन। यानी कि जो प्रगतिशील व्यवस्था थी उसके साथ ताल मिलाने में असमर्थ रही। हिंदी आशय इसका यह हुआ कि ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली रूढ़िगत एवं औपचारिक हो गई थी और प्रगतिशील सभ्यता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ थी। तो यह भी एक आक्षेप इस वैदिक एजुकेशनल सिस्टम पर लगता है, वैदिक कालीन शिक्षा पर लगता है। अच्छा, अभी तक हमने गुण देख लिए, दोष देख लिए, व्यवस्था के बारे में बात कर ली, उद्देश्य के बारे में बात कर ली। अब हम इनका एक पूरा कंक्लूजन निकालें, इनका सार निकालें कि क्या थी वैदिक एजुकेशन। असल में दिक् के हिसाब से, काल के हिसाब से, समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो अगर हम ये सारा का सारा विश्लेषण कर लें तो उस विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिकोण से वैदिक कालीन शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि उन्होंने इहलोक की व्यवस्था की, उसलोक की भी व्यवस्था की, यानी कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों की बात की, और साथ में परिवर्तन की बात भी की, संरक्षण और प्रसार की बात की कि जब जैसी आवश्यकता होगी उसका हम करेंगे। तो क्षमतावर सारी चीजें उसमें शामिल कर ली गई, इसलिए ये सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था थी। और जो कुछ भी आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो उत्तर वैदिक काल के हैं, वो वैदिक काल के नहीं है। आपका 75% जो टाइम पीरियड है वो दी बेस्ट है। बाद में उसमें कुछ दोष जो है उत्पन्न हो गए, और ऐसा संपूर्ण शिक्षा प्रणालियों में देखने को मिलता है। अच्छा, तो चूंकि ये शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम मानते हैं, इसने शिक्षा के क्षेत्र में महान विदुषी महिलाओं, महान विचारकों, महान अन्वेषकों को जन्म दिया। अगर इसमें बीज में ही ताकत नहीं होती तो इस तरह के वृक्ष कैसे उगते, इन विदुषी महिलाओं का, इन अन्वेषकों का नाम कैसे आता। उस ज्ञान ज्योति को और अधिक जाज्वल्यमान करने में योगदान दिया बहुत सारे ज्ञान पिपासुओं ने, और यह तभी संभव हो पाया जबकि बेसिक जो आधार था वो मजबूत बना दिया गया। और इसीलिए एफिकेई महोदय को ये लिखना पड़ा कि नॉट ओनली डिड द ब्राह्मण एजुकेटर्स डेवलप ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच सर्वाइव्ड द क्रम्बलिंग ऑफ एम्पायर्स एंड चेंज ऑफ सोसाइटी, बट दे ऑल्सो थ्रू all those thousands years kept aglow the torch of higher education। हिंदी आशय हुआ कि ब्राह्मण शिक्षकों ने एक शिक्षा प्रणाली को केवल विकसित ही नहीं किया, जो साम्राज्यों के पतन, समाज के परिवर्तनों में जीवित रही, वरन उन्होंने हजारों वर्षों तक
उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। ये कठिन काम था कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दे दी जिससे कि हजारों वर्ष तक ये व्यवस्था कायम है, और आज भी जो है हम इस पर सोचते हैं। आप देखिए, रोम की सभ्यता नहीं रही, और हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा जाता है कि बाकी तक नामो निशा हमारा, बाकी जहां में अब तक नामो निशा हमारा। उसके पीछे कॉज यही है, वैदिक एजुकेशन और ये ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली, जिसने की व्यवस्था को इस तरह का बनाया कि तरह तरह के आक्रमण हुए, वर्षों तक हम गुलाम रहे, और उसके बाद भी उसके बीजों में इतनी ताकत थी कि वह पुनः खड़े हो गए। आप समझिए, तमाम शिक्षालय, तमाम ग्रंथालय हमारे फूंक दिए गए, जला दिए गए, और स्थितियां इस तरह की बनी कि हम उन पुस्तकों को नहीं रख सकते थे। हमने एक कंठ से दूसरे कंठ तक उसको ट्रांसफर करते हुए और आज तक ले आए। तो ये जो व्यवस्था थी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, ये निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था कही जाएगी। और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया है, इसे अगर आप लिखित रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो educationacharya.com पर ये उपलब्ध है, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए। मैं समझ रहा हूँ कि कहानी की तरह से मैंने इस बात को रखा है, और ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। विद्यालयों में पढ़ाते हुए हम इसमें 15-16 दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पीरियड में इसको पूरा करने का प्रयास किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।